नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कानून वापसी के बाद केस वापसी की चिंता। हरियाणा में 200 से ज्यादा केसों में 45,000 किसान नामजद, देशद्रोह और 307 जैसी संगीन धाराएं। खेती कानूनों की वापसी का ऐलान होने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा 1 साल से चल रहे आंदोलन के दौरान हरियाणा के विभिन्न जिलों में दर्ज 200 से ज्यादा FIR पर हो रही है। इनमें 45,000 से ज्यादा किसान नामजद हैं। खुद CM मनोहर लाल और गठबंधन सहयोगी डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला इसको लेकर सार्थक पहल की बात कर चुके हैं, लेकिन इसका रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ जगह देशद्रोह और 307 यानी हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज है। अगर मुकदमों की वापसी हुई तो फिर देशद्रोह और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में पेंच फंस सकती है। हालांकि सामान्य मुकदमों की वापसी से चर्चा जरूर शुरू हो सकती है। हरियाणा महिला कांस्टेबल भर्ती दौड़ का परिणाम जारी। 7,700 में से 5,234 पास। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले मांगी एक रिपोर्ट। हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग ने महिला कांस्टेबल भर्ती के तहत हुई दौड़ का परिणाम जारी कर दिया है। साथ ही डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी से पहले अंतिम रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने दौड़ में हिस्सा लेने वाले 7,700 पात्रों में से 5,234 को पास किया है। अब इन पात्रों से शिक्षा, NCC सर्टिफिकेट, सोशल इकोनॉमिक की जानकारी मांगी गई है, ताकि सब इंस्पेक्टर भर्ती की तरह सोशल इकोनॉमिक अंकों में दिक्कत न हो। हरियाणा SSC ने स्थगित की कई परीक्षाएं। HCS की मुख्य परीक्षा और 126 पदों पर भर्ती के लिए होने वाला एग्जाम भी टला। युवाओं की उम्मीद टूटी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने 21 व 22 नवंबर को होने वाली भर्ती परीक्षा के बाद अब HCS और अन्य संबंध की मुख्य परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। HCS परीक्षा 3 से 5 दिसंबर तक पंचकुला में होनी थी। चयन आयोग ने HCS परीक्षा का नया शेड्यूल जल्द ही जारी करने की बात कही है। एक दिन में कई विभागों में भर्तियों के लिए होने वाली परीक्षा स्थगित का चयन आयोग ने बेरोजगारों को कड़ा झटका दिया है। इस परीक्षा को रद्द करने का कारण भी प्रशासनिक बताया गया है। कांग्रेस के खिलाफ बोले अनिल विज। कहा, इंदिरा ने इमरजेंसी लगाकर नेताओं को जेल में डाला। PM मोदी ने आदर सहित कानून वापस लिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शनिवार को इंदिरा गांधी की जयंती है। ऐसे में विज ने पूर्व प्रधानमंत्री के समय लगाई गई इमरजेंसी और किसान आंदोलन की आपस में तुलना करते हुए PM नरेंद्र मोदी की तारीफ की। विज ने कहा कि एक आंदोलन पहले भी हुआ था। नेता थे जयप्रकाश नारायण। नारा था संपूर्ण क्रांति। देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस। इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। उन्होंने बात मानने की बजाय 5 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। दूसरे ट्वीट में अनिल विज ने लिखा, एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का कृषि कानूनों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर सहित इन सभी यानी तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। यह अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। तहसील में अब नहीं लगाने होंगे चक्कर। एक क्लिक पर उपलब्ध होगा जमीनों का रिकॉर्ड। CM आज करेंगे पोर्टल का उद्घाटन। आम लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है। अब उन्हें अपनी जमीनी रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए न तो तहसील और न ही पटवारी के चक्कर काटने पड़ेंगे। साथ ही रिकॉर्ड पाने की स्थिति में किसी भी कर्मचारी को सुविधा शुल्क की रकम नहीं देनी होगी। कारण है कि हरियाणा सरकार प्रदेश भर के सभी जिलों के जमीनी रिकॉर्ड को अब ऑनलाइन करने जा रही है। इसके लिए वर्ष 1070 से लेकर मौजूदा समय तक के सभी रिकॉर्ड यानी जमीनी रिकॉर्ड को स्कैन किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को दोपहर के समय इस पोर्टल का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। DC झज्जर श्यामलाल पूनिया के अनुसार 1070 से लेकर मौजूदा समय तक के जिले के सारे जमीनी रिकॉर्ड को पहले स्कैन किया जाएगा और उसके बाद उसे पोर्टल के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। DC के अनुसार यह पोर्टल शुरू होने के बाद आमजन की समय और पैसे दोनों की बचत होगी। 9 महीने बाद डेरा सच्चा सौदा में भारी संख्या में पहुंची संगत। नाम चर्चा सुनने डेरा प्रमुख का बेटा और हनीप्रीत भी पहुंची। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक साहब मस्ताना महाराज के जन्म दिवस पर एक बार फिर डेरा में शुक्रवार को भारी संख्या में संगत उमड़ी और जन्म दिवस पर होने वाली गतिविधियों में भाग लिया। यह करीब 9 महीने बाद पहला मौका है जब डेरा सच्चा सौदा में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है और हजारों की संख्या में संगत भी पहुंची हो। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुए 2 घंटे के कार्यक्रम में डेरा प्रमुख की मुंह बोली बेटी यानी हनीप्रीत भी पहुंची। इसके अलावा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बेटे जसमीत सिंह इंसा ने प्रमुख रूप से नाम चर्चा में भाग लिया। हालांकि दोनों साथ नहीं बैठे थे। हनीप्रीत महिला पंडाल की तरफ आगे बैठी थी, वहीं जसमीत इंसा पुरुष पंडाल की तरफ बैठे थे। इस दौरान हनीप्रीत और जसमीत की आपस में कोई भी बातचीत नहीं हुई। दोनों हाथ जोड़कर अलग अलग बैठे हुए थे और सत्संग सुन रहे थे। दोनों के चेहरे पर इस प्रकार की रौनक नहीं थी जो डेरा प्रमुख के समय होती थी। दोनों मायूस और चुपचाप ही बैठे दिखे। नाम चर्चा खत्म होने के बाद दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने आवास पर चले गए। शाह मस्ताना महाराज के जन्म दिवस पर डेरा
सच्चा सौदा में आई संगत को सत्संग सुनाया गया। इस दौरान संगत के समक्ष डेरा प्रमुख की पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चलाकर संगत को मानवता भलाई का संदेश दिया गया। वहीं डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह ने भी संगत के लिए सुनारिया जेल से स्पेशल चिट्ठी भेजी, वह भी पढ़कर सुनाई गई। हरियाणा में अगले साल भी नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, एसीएस पीके दास ने दिए संकेत। दिल्ली सरकार हमेशा से ही दिल्ली में सस्ती बिजली देने का दावा करती रही है। हरियाणा में लोगों को सस्ती बिजली कब मिलेगी, इसको लेकर बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि हरियाणा ने पिछले 6 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ाए हैं। बाजार में हर वस्तु के रेट बढ़े हुए हैं, मगर बिजली के चार्ज वहीं के वहीं हैं। इस बार भी हमने एफएसए को कम किया है और हो सकता है कि अगले साल भी बिजली के दाम न बढ़ाए जाएं। किसी राज्य से हम तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम खुद को बेहतर सेवाएं देने में लगे हुए हैं। प्रदेशवासियों को दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त में बिजली के प्रश्न पर एसीएस ने बताया कि जिस दिन हम फ्री में बिजली देने लगेंगे, यह बिजली निगम बंद हो जाएगा। अगर बिजली फ्री में दी तो तत्काल बिजली की मांग 4 गुना अधिक हो जाएगी। ऐसे में हमारे सभी स्टेशन जल जाएंगे। हम भी पहले 200 यूनिट पर आधा कीमत पर बिजली दे रहे हैं। गुरुकुल पद्धति से पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, 47 लाख रुपए की मंजूर। हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा के विकास हेतु गुरुकुल पद्धति से पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 47 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। हरियाणा संस्कृत अकादमी निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्रवृत्ति के लिए 47 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत लगभग 1500 छात्रों के खातों में यह अनुदान राशि शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार संस्कृत भाषा के विकास के लिए भी पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा के विकास के लिए प्रदेश के 22 जिलों में संयोजक बनाकर कार्य तेज गति से शुरू किया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों के साहित्यकारों को शीघ्र ही पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए भी सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर के एडेड कॉलेज में सेवानिवृत्त टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को सौगात देते हुए उनकी ऑनरेरी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी प्रति वर्ष होगी। इसका लाभ 1 नवंबर 2021 से मिलेगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से एडेड कॉलेज से सेवानिवृत्त सभी टीचिंग व नॉन टीचिंग कर्मचारियों को राहत मिलेगी। SC/BC को आरक्षण पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। गत 17 नवंबर को हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण यानी SC/BC विभाग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन मार्फत हरियाणा में बैकवर्ड क्लासेज यानी BC अर्थात पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर अर्थात इस वर्ग में शामिल वह उपवर्ग जो सामाजिक और आर्थिक आदि दृष्टि से संपन्न है के निर्धारण हेतु ताजा पैमाने तय किए गए हैं। जिनमें से एक यह भी है कि वह बच्चे यानी पुत्र व पुत्री जिनके माता पिता की कुल वार्षिक आय 6 लाख रुपए या उससे ऊपर होगी अर्थात इस दायरे में आने वाले BC वर्ग के व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु BC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। किसान मोर्चा का बड़ा फैसला, कानून वापसी का ऐलान हुआ तो क्या, आंदोलन अब भी रहेगा जारी। कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने का ऐलान भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया हो, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हुआ संसद कूच का ऐलान जस का तस है। कुंडली बॉर्डर पर मोर्चा की एक बैठक हुई जिसमें कई तरह के फैसले लिए गए। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मात्र घोषणा हुई है, अभी कानून निरस्त नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कानून निरस्त होने तक उनकी मांगे अधूरी हैं, इसलिए मोर्चा ने जिस संसद कूच का आह्वान किया है वह कार्यक्रम वैसा ही होगा। किसान नेताओं ने स्पष्ट करते हुए बताया कि 29 नवंबर को गाजीपुर व टेकरी बॉर्डर से 500 किसानों का जत्था संसद कूच के लिए रवाना किया जाएगा। किसान नेताओं ने आगे बताया कि बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकारी भर्तियों में एक के बाद एक सामने आ रहे घोटालों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेजेपी सरकार की सभी भर्तियों में जमकर चलता है लखी करोड़ी का सिक्का, रुपयों की अटैची में बिकती है पारदर्शिता। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश में HCS से लेकर ग्रुप D तक हर नौकरी का रेट तय है। HSSC के बाद अब HPSC की भर्तियों में हुए महा घोटालों के खुलासे से स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार में हर नौकरी बिकाऊ है। सरकार द्वारा नौकरियों के धंधे में लिप्त लोग लखी और करोड़ी बनाए जा रहे हैं। सरकार एक घोटाले को छिपाने की कोशिश करती है तो दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। किसी एक आरोपी को बचाने की कोशिश करती है तो दूसरा फंस जाता है।
अशोक गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्रियों के इस्तीफे। सभी विधायकों को आज दोपहर 2 बजे पार्टी ऑफिस में बुलाया गया। 4 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए हैं। अब रविवार को नए सिरे से मंत्री बनाए जाएंगे। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले रविवार दोपहर 2 बजे सभी मंत्रियों को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बुलाया गया है। वहां से सभी राजभवन जाएंगे। जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा उनके इस्तीफे मंजूर करके राज्यपाल के पास भेजे जा रहे हैं। जिन मंत्रियों को हटाया जाना है केवल उन्हीं के इस्तीफे स्वीकार करके नए सिरे से शपथ दिलवाई जाएगी। पहले वे फेरबदल के वक्त भी यही परंपरा रही है। मंत्रियों के विभागों में भारी फेरबदल होना तय माना जा रहा है। कुछ मंत्रियों को छोड़ ज्यादातर के विभाग बदले जाएंगे। मंत्रियों के विभाग भी कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर ही तय होकर आए हैं, जिनके बारे में फैसला शपथ ग्रहण समारोह के बाद होगा। गहलोत सरकार में 13 जिलों से फिलहाल कोई मंत्री नहीं है। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिरोही, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिलों से अभी एक भी मंत्री नहीं है। इन जिलों से मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है। रूस ने अपने अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भारत को शुरू कर दी है। अगले साल की शुरुआत में ही इस डिफेंस सिस्टम की तैनाती भारत की सरहदों पर होनी शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी और उत्तरी सीमा पर 2 एयर डिफेंस सिस्टम जल्द लगा दिए जाएंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार चीन के साथ अपनी सुरक्षा स्थितियों में संतुलन स्थापित कर सकेगी। सिस्टम की खासियत ये है कि ये 400 किलोमीटर की रेंज में 36 टारगेट एक साथ तबाह कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय और करीबी संबंध S-400 डिफेंस सिस्टम जल्दी मिलने की वजह है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया व ले जाया जा सकता है। ऑर्डर मिलने से 5 से 10 मिनट के अंदर यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है। साथ ही यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। ट्रेनों में खाने को लेकर दूर होगी दिक्कत। रेलवे ने किया अहम फैसला। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब उनको ट्रेनों में गर्म और ताजा खाना मिलेगा। भारतीय रेलवे ने अब यात्रियों को गर्म खाना परोसने का फैसला कर लिया है। कोरोना काल में पैकिंग वाला खाना परोसा जा रहा था। खाने को लेकर रेलवे ने सर्वे किया तो करीब 18 लाख यात्री गर्म और ताजा खाने की मांग करने लगे। रेलवे में रोजाना 23 से 26 लाख यात्री टिकट बुक करवाकर यात्रा कर रहे हैं। इनमें से 7 में से 10% यात्री पैकिंग वाले खाने की आपत्ति नहीं उठाते हैं, जबकि 40 से 70% यात्री गर्म खाने को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा पैकिंग वाला खाना यात्रियों को जेब पर भी भारी पड़ रहा था। अब इन ट्रेनों के कॉन्ट्रैक्टरों को कहा गया है कि वे अपनी तैयारी रखें और कभी भी इस संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं।